हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः लेकर आया हूँ विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेट। अगर आप एक बार भी हमारे वीडियो को देख लिया तो बोर्ड एग्जाम में विज्ञान के एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है? विकल्प ए में दिया हुआ है वास्तविक होता है, विकल्प बी में है काल्पनिक होता है, विकल्प सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, काल्पनिक होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। विकल्प ए अवतल दर्पण से, विकल्प बी समतल दर्पण से, विकल्प सी उत्तल दर्पण से, विकल्प डी सब प्रकार के दर्पण से। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, विकल्प बी उल्टा होता है, विकल्प सी तिरछा होता है, विकल्प डी औंधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? हमारे आँख में जो लेंस होता है उसको उसकी फोकस दूरी को किसके द्वारा बदला जाता है? तो विकल्प ए में दिया हुआ है पुतली द्वारा, विकल्प बी दृष्टि पटल द्वारा, विकल्प सी पक्षमाभि द्वारा और विकल्प डी परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी पक्षमाभि द्वारा। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो विकल्प ए में दिया हुआ लाल, विकल्प बी में है हरा, विकल्प सी में है पीला और विकल्प डी में है बैगनी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हमारा सही विकल्प होगा डी, बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विकल्प ए कांच की सिल्ली, विकल्प बी अवतल दर्पण, विकल्प सी उत्तल लेंस और विकल्प डी प्रिज्म। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी प्रिज्म। अगला प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? विकल्प ए में दिया हुआ है 0.1 एम्पियर, विकल्प बी में दिया हुआ है 0.4 एम्पियर, विकल्प सी में है 2.5 एम्पियर और विकल्प डी में है 10 एम्पियर। हमारा सही आंसर होगा बी 0.4 एम्पियर। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण, यहाँ कण होना चाहिए, गतिशील कण कौन होते हैं? विकल्प ए में परमाणु होते हैं, विकल्प बी आयन, विकल्प सी प्रोटॉन और विकल्प डी इलेक्ट्रॉन। तो सही विकल्प होगा डी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट बैटरी प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? विकल्प ए में दिया हुआ है 100 वाट, विकल्प बी में है 75 वाट और विकल्प सी में है 50 वाट और विकल्प डी में है 25 वाट। तो हमारा सही आंसर होगा डी 25 वाट। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है?
विकल्प ए में है दिष्ट धारा, विकल्प बी में है प्रत्यावर्ती धारा, विकल्प सी में है ए और बी दोनों, और विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए दिष्ट धारा। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विकल्प ए में दिया हुआ फैराडे ने, विकल्प बी है मैक्सवेल ने, विकल्प सी में दिया हुआ है एम्पियर ने, और विकल्प डी में दिया हुआ है फ्लेमिंग ने। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए फैराडे ने। अगला प्रश्न है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? विकल्प ए में दिया हुआ है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विकल्प बी में है प्रेरित विद्युत पर, विकल्प सी में है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, और विकल्प डी में है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसका सही आंसर होगा सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। विकल्प ए में है नाभिकीय ऊर्जा, विकल्प बी में है सौर ऊर्जा, विकल्प सी में कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और विकल्प डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। विकल्प ए जीवाश्म ईंधन, विकल्प बी सौर ऊर्जा, विकल्प सी पवन ऊर्जा, और विकल्प डी विद्युत ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है विकल्प ए जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है हमारा एक उत्तम ईंधन है। विकल्प ए कोयला, विकल्प बी लकड़ी, विकल्प सी पेट्रोलियम, विकल्प डी जैव गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जैव गैस। अगला प्रश्न है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? विकल्प ए में है CO2, विकल्प बी में है N2, और विकल्प सी में है H2, और विकल्प डी में है SO2। तो इसका सही विकल्प होगा सी H2। अगला प्रश्न है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व कौन हो सकता है? तो विकल्प ए में है कैल्शियम, विकल्प बी में है कार्बन, विकल्प सी में सिलिकॉन, और विकल्प डी में है फेरस। तो सही आंसर होगा विकल्प ए कैल्शियम। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? विकल्प ए में है NaOH प्लस HCl, फिर बनाया उत्पाद ये NaCl प्लस H2O। दूसरा विकल्प में है NH4CNO, और ये उत्पाद बनाया H2NCONH2। तीसरा विकल्प में है 2KClO3 और बनाता है 2KCl प्लस 3O2। और चौथा विकल्प में है H2 प्लस I2 बराबर 2HI। तो हमारा सही विकल्प होगा सी 2KClO3 बनाता है 2KCl प्लस 3O2। ये जो है अपघटन की अभिक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन लवण है? विकल्प में HCl, विकल्प बी में है NaOH, विकल्प सी में K2SO4, और विकल्प डी में है NH4OH। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी K2SO4। अगला प्रश्न है किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यानी क्वेश्चन का मतलब हुआ लाल तप्त आयरन पर
जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? विकल्प ए में है FeO, विकल्प बी में है Fe2O3, विकल्प सी में Fe3O4 और विकल्प डी में है FeS। तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा विकल्प सी Fe3O4। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? विकल्प ए में है 6 से 6.0 से 6.8, विकल्प बी में है 7.0 से 7.8, विकल्प सी में है 2.1 से 3.8 और विकल्प डी में है 5.1 से 5.8। तो सही विकल्प होगा बी 7.0 से 7.8। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? विकल्प ए में है 22 कैरेट, विकल्प बी में है 24 कैरेट, विकल्प सी में है 20 कैरेट और विकल्प डी में है 12 कैरेट। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? विकल्प ए में है ब्रोमीन, विकल्प बी में है पारा, विकल्प सी में है तांबा और विकल्प डी में है एल्युमिनियम। तो सही आंसर होगा ए ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? विकल्प ए में शोल्डर, विकल्प बी में स्टील, विकल्प सी में है गन मेटल और विकल्प डी में है उपधातु। इसका सही आंसर होगा ए शोल्डर। अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? विकल्प ए में दिया हुआ CH3OH, विकल्प बी में है C2H5OH, विकल्प सी में है C2H6OH और विकल्प डी में है C2H2OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी C2H5OH। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? विकल्प ए में दिया है CH4, विकल्प बी में दिया है C2H4 और विकल्प सी में है C6H6 और विकल्प डी में C3H8। तो इसका सही विकल्प होगा C6H6। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? विकल्प ए में है CH4, विकल्प बी में है C2H6, विकल्प सी में है C3H4 और विकल्प डी में C3H8। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी C3H4। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? विकल्प ए में दिया हुआ वर्ग, विकल्प बी में दिया हुआ आवर्त, विकल्प सी में दिया हुआ है अपर रूप, विकल्प डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं, जो 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है, 36 को आवर्त कहते हैं। सही विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में कौन से सदस्य आते हैं? विकल्प ए में है अम्लीय धातु, विकल्प बी में क्षारीय धातु, विकल्प सी में अक्रिय गैस और विकल्प डी में है मिश्र धातु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? शून्य समूह का मतलब है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस समूह का तत्व कौन है? विकल्प ए में है हाइड्रोजन, विकल्प बी में है He हीलियम, विकल्प सी में है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और विकल्प डी में है Cl2 यानी क्लोरीन। तो सही विकल्प होगा हमारा बी हीलियम। अगला प्रश्न है, विभिन्न
क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो विकल्प ए में दिया हुआ है पाचन तंत्र, विकल्प बी में दिया है तंत्रिका तंत्र, विकल्प सी में दिया हुआ है परिसंचरण तंत्र और विकल्प डी में दिया है उत्सर्जन तंत्र। तो हमारा सही आंसर होगा डी, उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न है एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? विकल्प ए में है पुनरावशोषण, बी में है निस्यंदन, सी में है आस्तर और डी में है अपोहन। तो इसका सही आंसर होगा डी, अपोहन। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? विकल्प ए में है लीवर, विकल्प बी में है अग्न्याशय, विकल्प सी में अंडाशय और विकल्प डी में है एड्रिनल। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, लीवर। अगला प्रश्न है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है? विकल्प ए में चीनी की कमी से, विकल्प बी आयोडीन की कमी से, विकल्प सी रक्त की कमी से और विकल्प डी मोटापा से। तो सही आंसर होगा बी, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? विकल्प ए में हाइड्रा में, विकल्प बी मटर में, विकल्प सी शैवाल में और विकल्प डी प्लाज्मोडियम में। तो सही आंसर होगा विकल्प ए, हाइड्रा में। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? विकल्प ए पारगम्य, विकल्प बी अपारगम्य, विकल्प सी अर्ध पारगम्य और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी, अर्ध पारगम्य। अगला प्रश्न है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? विकल्प ए में है जॉनसन, विकल्प बी में है लेमार्क, विकल्प सी में है मेंडल और विकल्प डी में है ग्रिफिथ। तो हमारा सही विकल्प ए होगा जॉनसन की जगह पर जोहानसन होना चाहिए, जोहानसन से ही होगा। अगला प्रश्न है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? विकल्प ए में है साफ जल, विकल्प बी में है गंदा जल, विकल्प सी में है मीठा जल और विकल्प डी में है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा बी, गंदा जल। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? विकल्प ए सूखे घास पत्ते, विकल्प बी पॉलीथीन गैस और विकल्प सी रबड़ और विकल्प डी प्लास्टिक की बोतलें। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है सूखे घास तथा पत्ते, विकल्प ए सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न हमारा है हरे पौधे क्या कहलाते हैं? विकल्प ए में है उत्पादक, विकल्प बी में है अपघटक और विकल्प सी में है उपभोक्ता और विकल्प डी में है आहार श्रृंखला। इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, उत्पादक।